एवरीवन, सदबला इस पीरियड पर आप सभी लोग का वेलकम। दोस्तों, मैं आज 30 MCQ 16 MCQ जो है CRPC से रिलेटेड मैं आप लोग को बताऊंगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQ है जो लगातार 15 वर्षों में पूछे गए हैं। उसका ये सार है। दोस्तों, अभी तक सदबला एस्पिरेंट जो है, अब तक ये चैनल हमारा है, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन घंटे प्रेस करेंगे और आप जो मैं भी कोई भी वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगी। जिसमें PCJ, SGS, APP, ADPO, LLB, LLM या अदर स्टेट UTC एग्जाम के लिए जो है ये चैनल बहुत ही मुफीद है। एवरीवन, दोस्तों, मैं ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अपने टॉपिक पर चर्चा करता हूँ। टॉपिक ये है, पहला सवाल जो है आपके सामने है, डिस्प्ले पर है, गलत उत्तर बताइए। ये बता रहा है कि प्रथम सूचना में जो है क्या है, आपको है गलत उत्तर बताइए। तो किसी संज्ञेय अपराध का संबंध की सूचना। अब संज्ञेय अपराध कहाँ बताया गया है, तो FIR की बात करेंगे तो सेक्शन 154 है। FIR जो है संज्ञेय और असंज्ञेय दोनों मामले का दर्ज करने का, तो 154 में FIR है, संज्ञेय है, और 156 में जो असंज्ञेय है। अब इसमें यह कहता है कि किसी संज्ञेय के अपराध के संबंध में सूचना, तो ये बात सत्य है कि संज्ञेय अपराध के बारे में सूचना जो होती है प्रथम इन्फॉर्मेशन में दी जाती है। बी कहता सूचना का समय अनुसार प्रथम होनी चाहिए, ये भी बात करेक्ट है। सी कहता सूचना किसी पुलिस अधिकारी को भी दी गई हो, ये भी बात करेक्ट है। इससे सदियों लिखित होना चाहिए, ये बात जो है इनकरेक्ट है। दोस्तों, ये लिखित जो है भी हो सकती है और मौखिक भी हो सकती है। क्या है, लिखित भी हो सकती है और मौखिक भी हो सकती है, या फोन के द्वारा भी हो सकती है, या आजकल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी FIR किए जा सकते हैं। ओके, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के अंतर्गत क्या है, 145 के अंतर्गत जो है कार्यवाही क्या कह रहा है कि कार्यवाही का उद्देश्य शांत भंग के खतरे को निवारण करना है, न कि स्वतः निर्धारण करना है। निम्न में से किस मामले में ये क्या गया है, यानी जो है 145 की जो प्रोसीडिंग की जाती है वो प्रोसीडिंग जो है क्या है, इसका जो मकसद है ये कब्जे से रिलेटेड नहीं है। ये मौके पर जो है शांत व्यवस्था से रिलेटेड होता है। जो पहले पोजीशन में रहता है उसे पोजीशन मिला रहता है, और जिसको भी अपना पोजीशन लेना है वो अगर जो है, अगर ज़मीन जो है लैंड से जुड़ा हो, एग्रीकल्चर से, एग्रीकल्चर के थ्रू वो पोजीशन का जो है टाइटल का डिक्लेरेशन का जो है सूट कर सकता है, या शहर में है तो अगर किसी भी मामले में हो वो सिविल सूट के माध्यम से जो भी जाकर अपना टाइटल डिक्लेयर करवा सकता है। तो ये किस केस में बताया गया है, तो ये केस का नाम है, दूसरे का है भारत संघ बनाम अजीबुन्निसा खातून। ए। बी कह रहा है नंदीराम बनाम चंदीराम। सी कह रहा है रामधीन बनाम श्यामा देवी। डी कह रहा है रोशन लाल बनाम राज। तो दूसरा का सही आंसर क्या होगा, तो दूसरा का सही आंसर जो है आप बताइए जल्दी फटाफट। दूसरा का तो सही आंसर है वो सी है। ओके, दूसरा का सही आंसर जो है वो सी है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, फोर्थ एवं तीसरा ये क्वेश्चन है। तीसरा, दंड प्रक्रिया संहिता जो है CRPC की धारा 133 के अंतर्गत लोक उपताप यानी लोक न्यूसेंस के लिए शासक आदेश पारित किया जा सकता है। किसके द्वारा ये शासक जो है कंडीशनल जो ऑर्डर पारित किया जा सकता है, तो ए कह रहा है विशेष रूप से अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा। बी कह रहा उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा। सी कह रहा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा। डी कह रहा उपरोक्त में से किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा। तो सही आंसर क्या होगा तीसरा का सही आंसर है डी, जो है उपरोक्त में से किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। 4 क्या कह रहा है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 358, कौन सा सेक्शन 358 के अंतर्गत जुर्माने का भुगतान न करने पर, यानी 358 के अंतर्गत जो है किसी भी अधिकतम और व्यतिक्रम का दंडादेश पारित किया जा सकता है। अगर वो जुर्माना है, अगर जुर्माना देने में क्या है व्यतिक्रम करता है, डिफ़ॉल्ट करता है, तो उसे अधिकतम जो है डिफ़ॉल्ट के लिए कितना दंडादेश दिया जा सकता है। ए है 30 दिन है, बी है 45 दिन है, सी है 60 दिन है, डी है 120 दिन। तो इसका चौथे का सही आंसर क्या होगा, फोर्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा फटाफट। फोर्थ का जो है करेक्ट आंसर ए है 30 दिन है। ओके, तो ए है इसका सही आंसर 30 दिन। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5।
दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कौन सी अनियमितता कार्यवाही को दूषित करती है? कौन सी अनियमितता कार्यवाही को क्या है दूषित करती है? क्या करती है? आप बहुत ध्यान से 760 461 आप जब पढ़ेंगे पूरा लिस्ट आपको याद होगा। 460 में कितने लिस्ट हैं, 461 में कितने लिस्ट हैं, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। जब तक आपको लिस्ट पता नहीं है ये आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यदि कोई भी मजिस्ट्रेट जो विधि द्वारा इस निमित्त शासित न होते हुए भी करता है, धारा 94 के अधीन तलाशी का वारंट, धारा 458 460 के अधीन संपत्ति का विक्रय, परेशान कायम रखने के लिए प्रतिभूत की मांग, धारा 176 के अधीन मित्र समीक्षा। अब बताइएगा क्या नहीं है। पांचवे का जो लिस्ट होगा 460 का जो है वो जो है आपको ये 460 461 जो है वो आप पढ़ेंगे तभी आपको लूटो तभी आपको जो है क्या कार्यवाही को दूषित करती है तो शून्य होगी। अगर ये कार्यवाही कर दी गई है तो दूषित करती हो तो शून्य होगी। तो पहला जो है शून्य होगी यदि कोई मजिस्ट्रेट विधि द्वारा इसे निमित्त शासक न होते हुए भी करता है। तो कौन है आप बताइएगा? A B C D। तो सही आंसर है पांचवा का क्या है? पांचवा का सही आंसर है C। परेशान कायम रखने के लिए प्रतिभूत की मांग के लिए जो है ये कार्यवाही अगर करेगा तो क्या है दूषित होगा। धारा 94 में जो है 460 की बात करती है और धारा जो है 458 459 ये भी बात करती है। 176 के अंदर मित्र समीक्षा की बात करती है। तो ये सारी कार्यवाही जो होगी करेगी तो दूषित नहीं होगी। नेक्स्ट अब बात करते हैं यदि संक्षिप्त विचारण के तहत अभियुक्त को दोषी ठहराया जाता है। क्या है? संक्षिप्त यानी समरी ट्रायल के तहत जो है अभियुक्त को दोषी ठहराया जाता है तो उसको दंड दिया जा सकता है। 3 माह से ज़्यादा नहीं, 6 माह से ज़्यादा नहीं, 1 वर्ष से ज़्यादा नहीं, 2 वर्ष से ज़्यादा नहीं। तो छठे का सही आंसर कौन सा है? आप बताइएगा छठे का कौन सा आंसर है करेक्ट जो है। तो छठे का जो है सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो सही आंसर जो है इसका ए होगा, 3 माह से ज़्यादा नहीं। समरी ट्रायल में जो है अभियुक्त को अगर दोषी ठहराया जाता है तो उसे कितना सजा दिया जाएगा? 3 माह से ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत क्या है? 164 के अंतर्गत संस्वीकृति वाला कथन लिया जा सकता है। क्या लिया जा सकता है? ए मत अन्वेषण के दौरान, इसके पश्चात नहीं। बी किसी भी समय अन्वेषण के दौरान या पश्चात किंतु जांच विचार के आरंभ होने के पूर्व। सी का अन्वेषण व जांच के दौरान किंतु विचार के दौरान नहीं। अन्वेषण जांच और विचार के सभी प्रक्रम में। अब 164 की कार्यवाही कब संस्कृति का कथन लिया जा सकता है इसके बारे में है। तो बहुत से सिंपल सा सवाल है कि इसका सही सवाल है बी है, किसी भी समय अन्वेषण के दौरान या पश्चात किंतु जांच या विचारण का आरंभ होने से पूर्व भी ये लिया जा सकता है। ओके नेक्स्ट है 8वां। अब बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में धारा 363 को भारतीय दंड संहिता को अपराध न्यायालय द्वारा विचारीय है। मध्य प्रदेश में जो है धारा 363 भारतीय दंड संहिता का अपराध का जो है किस न्यायालय द्वारा विचारीय है? ए न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी द्वारा, बी मुख्य न्याय दंडाधिकारी, सी सत्र न्यायालय, डी मुख्य महानगर दंडाधिकारी। तो 8वां का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 8वां का सही आंसर जो है सी है, सत्र न्यायालय द्वारा। ओके अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यदि धारा 376 भारतीय दंड संहिता के तहत कोई अपराध कारित किया गया है तो सूचना महिला पुलिस अधिकारी द्वारा किस धारा के अंतर्गत अभिलिखित की जाएगी? यानी यदि धारा जो है 376 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कोई अपराध कारित किया गया है तो सूचना महिला पुलिस अधिकारी द्वारा किस धारा के अंतर्गत अभिलिखित की जाएगी? ए धारा 154, बी धारा 155, सी धारा 156, डी धारा 157। तो 9th का जो है सही उत्तर क्या है? 9th का सही उत्तर दोस्तों इसका जो है ए है। ओके ए। अब बात करते हैं 10। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट दंडादेश दे सकता है। क्या सवाल है? आप लोग जो है बहुत फेमस सवाल है। यानी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जो है दंडादेश दे सकता है। ए जो सेक्शन 2 में 2 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास या 5,000 रुपये तक अनधिक जुर्माने का या दोनों का। बी 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास या 5,000 रुपये से अनधिक जुर्माने का या दोनों। सी 3 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास या 10,000 रुपये से अनधिक जुर्माने या दोनों। डी 7 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास या जो है या कह रहा है या आजीवन जुर्माने या दोनों। तो इसका सही उत्तर
क्या है, यानी 10 का सही उत्तर आप बताइएगा। तो 10 का सही उत्तर है सी है, 3 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास या 10,000 रुपये से अनधिक जुर्माने के दोनों में दंडित किए जा सकते हैं। कौन दे सकता है, प्रथम वर्ग फर्स्ट टर्म स्टेट दे सकता है। ओके, 3 वर्ष का जो है 3 वर्ष तक अनधिक अवधि के लिए कारावास और कितना फाइन लगा, 10 वर्ष तक 10,000 रुपये तक फाइन भी लगा सकता है। ओके, या असीमित जुर्माना या दोनों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास अधिनिर्णित किया जाता है। क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि जुर्माना देने में डिफॉल्ट होने पर कारावास अधिनिर्णित किया जाएगा। ए, आरोपित मुख्य दंडादेश के साथ साथ भोगे जाने पर का। बी, आरोपित मुख्य दंडादेश के अतिरिक्त। सी, सत्र न्यायालय द्वारा माफ किया जा सकता है। डी, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा, यानी 11 का सही उत्तर है बी, यानी आरोपित मुख्य दंडादेश के अतिरिक्त। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, गिरफ्तारी की प्रक्रिया तथा गिरफ्तार करने वाले अधिकारी कर्तव्य और दंड प्रक्रिया संहिता में किस धारा में बताया गया, ड्यूटी किस धारा में बताया गया है। क्या बताया गया है, ड्यूटी कहाँ बताया गया है, 41B में, 41A में, 41D में, 41C में। तो आप लोग बताइएगा 12 का सही उत्तर क्या होगा। तो 12 का सही उत्तर है बी, सॉरी 41B है, यानी ए सही उत्तर है, 41B है। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है कि न्यायालय आरोप में परिवर्तन कर सकता है 216 केवल अभियोजन की साक्ष्य समाप्त होने पर के पूर्व। बी, केवल अपील न्यायालय ही आरोप में परिवर्तन कर सकता है। सी, आरोप में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। डी, निर्णय सुनाए जाने के पूर्व किसी भी समय, यानी आरोप में चेंज किया जा सकता है, फिर बदल किया जा सकता है। कब किया जा सकता है, निर्णय सुनाए जाने के पूर्व किसी भी समय। तो सही उत्तर क्या है, डी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट अभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूत की मांग दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में कर सकता है, यानी कार्यपालक एजुकेटिव मजिस्ट्रेट जो हैबिचुअल ऑफेंडर को जो है सदाचार के लिए प्रतिभूत सिक्योरिटी की मांग दंड प्रक्रिया संहिता की धारा में कर सकता है। सेक्शन 109, सेक्शन 110, सेक्शन 111, सेक्शन 119। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 14 का सही उत्तर दोस्तों हैबिचुअल के लिए जो है बी, यानी सेक्शन 110। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है, अब परिवारवाद पर मजिस्ट्रेट किस अपराध का संज्ञान ले सकता है यदि उसकी राय में हो। पहला, एक दोषित के लिए पर्याप्त आधार है। बी, अभियुक्त का कोई संभाव बचाव नहीं है। सी, अभियुक्त निर्दोष नहीं है। डी, संज्ञान लेने के लिए पर्याप्त आधार है। तो 15 का सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, तो 15 का सही उत्तर जो है डी है, संज्ञान लेने के लिए पर्याप्त आधार है। ओके, नेक्स्ट है, पीड़ित की परिभाषा दंड प्रक्रिया संहिता किस धारा में दिया गया है, 2WA, 2U, 2D, 2VU। सही उत्तर क्या है, इसका जो है 2WA है। ओके, इसका सही उत्तर ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 372 के प्रस्तुत के अनुसार पीड़ित को न्यायालय द्वारा पारित आदेश से अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। ए, अभियुक्त को दोषमुक्त करने का। बी, न्यूनतम अपराध के दोषित करने का। सी, अपर्याप्त प्रतिकर आरोपित करने का। डी, अपर्याप्त दंडादेश पारित करने पर। तो 17 का सही सवाल क्या है, तो डी है, अपर्याप्त दंडादेश पारित करने पर जो है अभियुक्त को जो है क्या है, सॉरी पीड़ित को न्यायालय द्वारा पारित आदेश से अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, दंड प्रक्रिया संहिता, एक मिनट, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत किसी भी अपराध का संज्ञान लेने की परिसीमा काल 3 वर्ष होगा। ये 462 में बताया गया है। ए, यदि अपराध 1 वर्ष से अधिक है किंतु 3 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है। बी, यदि अपराध 3 वर्ष से अधिक किंतु 7 वर्ष से अधिक अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है। सी, यदि अपराध 1 वर्ष से अधिक है किंतु 10 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है। यदि अपराध 1 वर्ष अवधि के लिए अनधिक अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है। तो सही सवाल क्या है 468 का, इसका 18वां सवाल क्या है, तो 18वां सवाल ये है कि दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जो है किसी भी अपराध का संज्ञान लेने की जो परिसीमा काल है 3 वर्ष का होगा।
तो इसका सही उत्तर है ए है। यदि अपराध 1 वर्ष से अधिक है किंतु 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है तो इसका ए होगा। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, कारावास से दंडनीय है जब एक व्यक्ति जो अन्यथा धारा 320 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अपराध समन करने के लिए सक्षम होता है कि मृत्यु हो जाती है तो क्या करेगा। 20(4) में क्या करा है, जब एक व्यक्ति जो अन्यथा धारा 320 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जो है जब अपराध समन करने के लिए सक्षम होता है कि मृत्यु हो जाती है तो क्या करेगा। ए, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत परिभाषित उक्त व्यक्ति को विधिक प्रतिनिधि न्यायालय की अनुमति से अपराध समन कर सकता है। बी, अपराध किसी जीवित सचुदर्शी साक्षी द्वारा समन किया जा सकता है। सी, व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात अपराध समन नहीं किया जा सकता है। डी, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत परिभाषित उक्त व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधि न्यायालय की सम्मति से अपराध का समन कर सकता है। तो 19 का सही सवाल क्या है। 19 का सही सवाल आप लोग बताइएगा दोस्तों। 19 का सही सवाल जो है आप लोग बताइएगा 19 का सही सवाल क्या है। तो 19 का सही सवाल है डी, यानी क्या कह रहा है, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंदर 1908 के अंदर परिभाषित उस व्यक्ति की विधिक प्रतिनिधि न्यायालय की सम्मति से अपराध का समन किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 है जब विचारण भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन अपराध से संबंधित तब विचारण यथासंभव पूरा किया जाएगा। सेक्शन 309 की बात करता है, कब किया जाएगा विचारण पूरा किया जाएगा। 6 माह 1 वर्ष, 2 माह 2 वर्ष। तो सही उत्तर 20 का क्या है, तो 20 का सही उत्तर है सी है 2 माह। क्या है, 2 मंथ। ओके, 2 मंथ है। अब क्वेश्चन नंबर 21 है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के अंतर्गत पुलिस को अनुसंधान करने वाले निर्देश यानी ए, परिवारवादी के शपथ पर परीक्षा के बिना नहीं दिया जा सकता है। बी, परिवारवादी के शपथ पर परीक्षा के बिना दिया जा सकता है। सी, परिवारवादी के शपथ पर परीक्षा कर या उसके बिना भी दिया जा सकता है। डी, किन्हीं भी परिस्थितियों में नहीं दिया जा सकता है। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, 21 का सही उत्तर बताइएगा दोस्तों। तो 21 का सही उत्तर जो है ए है, परिवारवादी के शपथ पर परीक्षा किए बिना नहीं दिया जा सकता है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, धारा 209 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन निम्नलिखित में से कौन से प्रकरण मजिस्ट्रेट द्वारा सेशन न्यायालय के मामले को सुपुर्द किए जा सकते हैं। यदि मजिस्ट्रेट को ये प्रतीत होता है कि अपराध अंतर सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है। ए है, पुलिस रिपोर्ट के आधार पर संस्थित मामला। बी है, पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित मामला। सी है, पुलिस रिपोर्ट के आधार पर संस्थित मामला। यूँ पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित मामला दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर सी है, यानी पुलिस रिपोर्ट के आधार पर संस्थित मामला या यूँ पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित मामला दोनों जो है सेशन न्यायालय में ट्रांसफर कर सकता है। जो कॉम्पिटेंट नहीं है तो वो भेज सकता है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 निम्न में से कौन सा कथन गलत है। अब 227 में कहा जाता है, सेक्शन जो है 227 है, जब प्रवराध खारिज किया जाएगा तब न्यायालय को कारणों को अभिलेखित करना होगा। जब जो है कंप्लेंट है वो खारिज किया जाएगा तो वो रीजन है, कारणों को जो है कोर्ट को जो है मेंशन करना होगा। जब अभियुक्त को उन्मोचित किया जाएगा तो न्यायालय को कारणों को लिखित करना आवश्यक नहीं है। सी करा, जब आरोप विचारित किया जाएगा तब न्यायालय कारणों को अभिलेखित नहीं करना है। डी करा, जब अपराध का संज्ञान लिया जाता है तब न्यायालय को कारणों को अभिलेखित नहीं करना होगा। तो कौन सा कथन गलत है सेक्शन 227 का। तो कौन सा कथन गलत है दोस्तों, तो सही जो है बाकी ए है, सी है, डी है, बी गलत है। यानी जब प्रवाद खारिज किया जाएगा तब न्यायालय कारणों को क्या है अभिलिखित करेगा, और जब आरोप विचारित किया जाएगा तब न्यायालय के कारणों को अभिलिखित नहीं करना है। जब भी अपराध का संज्ञान लिया जाता तो न्यायालय के कारणों को अभिलिखित नहीं करना है। तो इसका सही उत्तर जो है क्या होगा दोस्तों, यानी आपने देखा 23 का सही उत्तर है बी। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब 24 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन परिसीमा काल प्रारंभ होगा अपराध के संज्ञान लेने के दिनांक से, अपराध की घटित होने के दिनांक से, शिकायत घटित होने के दिनांक से, इनमें से कोई नहीं। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, तो 24 का सही उत्तर है बी है, यानी अपराध के घटित होने के दिनांक से। ओके, नेक्स्ट है दंड प्रक्रिया संहिता 125
के अधीन प्रथम और मजिस्ट्रेट व्यक्ति के भरण पोषण करने के लिए मासिक भत्ता दिए जाने का आदेश दे सकता है, जो उसको क्या है, अवश्य विवाहित पुत्री हो, बी भाई हो, सी बहन हो, डी पिता हो। अब बताइएगा कि 125 दंड प्रक्रिया संहिता के अंदर प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जो है व्यक्ति को भरण पोषण करने के लिए मासिक भत्ता दिए जाने का आदेश दे सकता है, जो उसको व्यस्क विवाहित पुत्री हो, ये भी नहीं, भाई भी नहीं, बहन, पिता। अब किसको जी दिया जाएगा, अगर विवाहित जो है भरण पोषण दिया जाएगा। अब इसका 125 का सही उत्तर क्या है आप बताइएगा दोस्तों। 25 का सही उत्तर है डी है, पिता को दिया जाएगा। ओके, सही उत्तर डी, पिता को। अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26, जहां अभियुक्त ने दोषी होने का अभिवचन किया है और ऐसा अभिवचन पर मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट क्या करेगा। 375 अपील केवल उच्च न्यायालय को दंड के परिणाम पर या उसकी वैधता के बारे में हो सकेगा। बी अपील सेशन न्यायालय को दंड की वैधता के बारे में नहीं हो, दंड के बारे में हो सकेगा। सी कोई अपील नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। तो 26 का सही उत्तर क्या है, तो 26 का सही उत्तर दोस्तों बी है। कौन सा है, 26 का सही उत्तर बी, अपील सेशन न्यायालय को दंड की वैधता के बारे में हो सकेगा। ओके। 27 दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा में निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है। तो कौन से सेक्शन में किया गया है, तो सेक्शन 301, 303, 306, 406। तो सेक्शन जो है सही कौन सा है, तो सेक्शन सही जो है बी है, 304 में फ्री लीगल एड के बारे में बात की गई है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28, अभियुक्त अभिभावक सौदाबाजी प्ले बार्गेनिंग के लिए आवेदन कर सकता है यदि अभिकथित रूप से उसने दंड विधि संशोधन 2005 के तहत हो, एक देश के सामाजिक आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाला कोई अपराध किया हो, बी चोरी का अपराध किया हो, सी स्त्रियों या 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रभावित करने वाला कोई अपराध किया हो, डी हत्या का अपराध किया हो। तो 28 का जो है सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, तो 28 का सही उत्तर जो है वो बी है। ये नहीं हो सकता देश के आर्थिक सामाजिक जो है, देश के आर्थिक सामाजिक आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाला कोई अपराध हो। चोरी के अपराध में जो है ये क्या है, प्री बार्गेनिंग कर सकता है। स्त्रियों को 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के साथ प्रभावित करने वाला कोई अपराध ये भी नहीं कर सकता है। हत्या के अपराध में नहीं कर सकता, तो उत्तर इसका बी सही है। ओके, 265 ए में बताया गया प्री बार्गेनिंग। अब बात कर रहे हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 ए मजिस्ट्रेट को शासित करती है। ए अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए, बी विचार के दौरान अभियुक्त को संस्कृति अभिलिखित किए जाने के लिए, सी नमूना हस्ताक्षर या हस्तलेख देने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश देने के लिए, सी किसी स्थान में जिसमें अपराध किया जाना अभिकथित है उसे किए जाने का निरीक्षण करने के लिए। तो इसका सही उत्तर है सी है, नमूना जो है, नमूना है, हस्ताक्षर है या हस्तलेख के देने के लिए किसी भी व्यक्ति को आदेश देने के लिए। तो इसका उत्तर जो है सी है। ओके। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट सवाल है दोस्तों। सभी चिकित्सालय चाहे शासकीय हो या निजी एसिड अटैक एवं ब्लडसांग के पीड़ित को निःशुल्क प्राथमिक चिकित्सा एवं चिकित्सीय उपचार उपलब्ध कराने का कर्तव्य है। किस सेक्शन में बताया गया है, यानी फिर से क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। सभी जो है मेडिकल्स जो है, चाहे वो ऑफिशियल हो या निजी हो, एसिड अटैक एवं ब्लडसांग जो है रेप से पीड़ित हो, उसे जो फ्री प्राथमिक जो है रेमेडी देनी चाहिए। चिकित्सालय को उपचार उपलब्ध कराने के लिए कर्तव्य है। किस सेक्शन में है, तो CRPC सेक्शन 357 बी, CRPC सेक्शन 357 सी, CRPC सेक्शन 357 ए और CRPC सेक्शन 53 ए 2। तो इसका सही सवाल कौन है लास्ट का दोस्तों, तो लास्ट का सही सवाल जो है आप लोग बताइएगा। तो सही सवाल इसका है बी है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 सी है दोस्तों। मैं आज यहीं से आपसे इजाज़त चाहता हूं। नेक्स्ट में 30 MCQ कल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर रहूँगा दोस्तों। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट।